दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हमें वर्जीनिया में मौजूद एक जंगल से। यहाँ पर हम एक रिच और हेली दिखाए जाते हैं जो कि क्लाइंबिंग कर रहे थे और बस अपनी ही मंजिल के करीब पहुंचने वाले थे। चंद मिनटों में रिच ऊपर पहुंच जाता है और वहां से उसे गंदे पानी की नदी दिखाई देती है। इसे इग्नोर करके वह हेली को भी ऊपर आने के लिए कहता है, लेकिन तभी हेली का पाँव चढ़ते चढ़ते फिसल जाता है और हेली हवा में झूलने लग जाती है। पर हेली हिम्मत नहीं हारती और खुद को बैलेंस कर दोबारा चढ़ने की कोशिश करने लग जाती है। जब हेली रिच को मदद के लिए बुलाती है तो रिच न ही उसे सामने दिखता है और न ही उसकी आवाज हेली तक पहुंचती है। यह देखकर हेली काफी परेशान हो जाती है और तभी उसके ऊपर कुछ खून की बूंदें टपकती हैं, जिसे देखकर हेली हैरान रह जाती है और जैसे ही नजर उठाकर ऊपर देखती है तो कोई रिच को नीचे की तरफ धक्का दे देता है और रिच नीचे आकर दम तोड़ देता है। अब बारी हेलिन की थी, जिसे यह आदमी ऊपर की तरफ खींचने शुरू कर देता है। पर हेली इस खतरे को महसूस कर ऊपर जाने से पहले ही रस्सी काट देती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। पर अफसोस वह भी अपना बैलेंस खो बैठती है और नीचे रिच की डेड बॉडी के पास आकर गिर जाती है। रिच को जख्मी हालत में देखकर हेली रोना शुरू कर देती है। इस बीच पहाड़ से उसे कुछ खौफनाक आवाज सुनाई देती है। यह देखकर हेली अपनी जान बचाने के लिए कार की तरफ भागती है कि तभी उसका पैर रास्ते में पीछे एक नुकीले तार में फंस जाता है, जिसके बाद एक खूनी इसे भी घसीटता हुआ ले जाता है और उसे भी मार देता है। न्यूज चैनल में कार गायब होने की खबर आग की तरह फैल रही थी और हर कोई परेशान था। यह कार कहाँ गायब हो रही है। इस वारदात को देखते हुए कुछ लोग तो समझ बैठे कि यहाँ पर भूत प्रेत का साया है और तभी सीन शिफ्ट होता है इस खौफनाक रास्ते पर जहाँ से एक कार गुजर रही थी। इस आदमी का नाम था क्रिस, जो की इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे सड़क पर इतना ट्रैफिक मिलता है कि उसे काफी देर हो जाती है। यह देखकर क्रिस कार से उतरकर आगे वाले ड्राइवर से इस जाम की वजह पूछता है। ड्राइवर बताता है कि यहाँ से 5 मील दूर पर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, इसलिए यह जाम हटने में काफी टाइम लगेगा। यह सुनकर क्रिस काफी परेशान होने लगता है। अब क्योंकि उसे इंटरव्यू देने टाइम पर जाना था, इसलिए वह अपनी कार को वापस पीछे मोड़ लेता है और कंपनी में कॉल कर अपने लेट होने का संदेश दे देता है। लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से वह कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब किसी तरह क्रिस कॉल कर कंपनी को इंफॉर्मेशन दे देता है और उसे एक गैस स्टेशन दिखाई पड़ता है जो कि उसके पास में ही था। तो वह उसे रास्ते में बहुत सी गाड़ियां खराब मिलती हैं जिनका कोई ड्राइवर नहीं था। गैस स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसे वहां एक बीमार बूढ़ा आदमी मिलता है। यहाँ मौजूद फोन से वह कंपनी को कॉल करता है, लेकिन फोन डेड होने की वजह से वहां पर उसे कॉल नहीं लग पाती। इंफॉर्मेशन चार्ट पर रास्ता मिल जाता है और फिर क्रिस इस कच्चे रास्ते के बारे में इस आदमी से मालूम करता है। यह आदमी भी क्रिस को सही रास्ता बता देता है और वहां गाड़ी से पहुंचने की एडवाइस देता है और फिर क्रिस कार में बैठकर यहाँ से रवाना हो जाता है। घने जंगलों को पार करते हुए क्रिस आगे बढ़ता है और बीच रास्ते में ही एक शॉर्टकट रास्ता का बोर्ड दिखाई देता है। यह देखकर पहले तो क्रिस सोचता है और विचार करता है, लेकिन फिर इस कच्चे रास्ते पर वह चल देता है। आगे जाते ही एक हिरन मरा हुआ सड़क पर मिलता है, जिसे देखने के चक्कर में क्रिस की गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकरा जाती है और दोनों का एक एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन क्रिस अभी भी सही सलामत था। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर इस गाड़ी का मालिक यहाँ आ जाता है। क्रिस एक्सीडेंट की आवाज सुनकर गाड़ी का मालिक यहाँ पर आ जाता है। क्रिस अपनी गलती के चलते इनसे माफी मांगता है और टूट के पैसे देने के लिए भी कहता है। क्रिस इनसे पूछता है कि आखिर तुम इस गाड़ी को बीच सड़क पर क्यों खड़ा किया था। फ्रेंड्स इन कहती है कि सड़क पर किसी ने लोहे की नुकीली तार बिछा दी थी, जिस वजह से इनकी कार का टायर पंचर हो गया। फ्रेंड्स इनकी एक दोस्त गैस स्टेशन जाकर कॉल करने के लिए कहती है, पर क्रिस मना कर देता है और यहाँ पैदल ही जाने लगता है। लेकिन इवान और फ्रेंड्स यही कार के पास रुकते हैं ताकि इसकी देखभाल कर सके। आगे जाकर इन सबको एक मरा बनने वाला दिखाई देता है। इसे देखकर इन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे फाड़ कर फेंक दिया हो। वहीं थोड़ी दूर पर इनको कार के टायर जलते हुए नजर आते हैं। यह देखकर क्रिस समझ जाता है कि इस जगह पर
खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वह इन सबको अपने साथ आगे ले जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है इवान और फ्रेंड्स पर। यहाँ इवान को झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है, इसलिए वह उसे देखने के लिए जाता है। लेकिन जब फ्रेंड्स इवान को अपने पास नहीं देखती है तो वह काफी परेशान हो जाती है। फिर शाम होने को आ जाती है, लेकिन इवान अब तक नहीं आया था, इसलिए वह खुद कार से उतरकर इन झाड़ियों में उसे ढूंढने चली जाती है। आगे चलकर उसे इवान का एक जूता मिलता है और वह थोड़ी दूर पर इवान का एक कटा हुआ कान भी पड़ा मिलता है। यह सब देखकर फ्रेंड्स काफी डर जाती है और रोने लग जाती है। इसकी आवाज सुनकर वह दरिंदा यहाँ भी आ जाता है और फ्रेंड्स इनको मार डालता है। इधर यहाँ चारों काफी दूर पहुंच चुके थे और तभी इन्हें घर नजर आता है, जिसे देखकर यह सभी काफी खुश हो जाते हैं और मदद के लिए अंदर चले जाते हैं। इस घर में कोई भी नहीं था। जब ये डाइनिंग टेबल पर नजर घुमाते हैं तो इन्हें सड़ा हुआ बासी मांस मिलता है, जिसे देखकर यह साफ साफ समझ आ रहा था कि यहाँ कई सालों से कोई भी नहीं रह रहा। पास में ही इन्हें बहुत सारी गाड़ियों की चाबियां मिलती हैं, जिससे यह लोग फ्रिज खोलते हैं तो यह बिल्कुल दंग रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी ने इंसानों के पार्ट्स बोतल में रखे हुए थे। वही पास में ही इन्हें वही कांटेदार लोहे की तार भी मिल जाती है, जो कि सड़क पर बिछी हुई थी। इनका टायर जिस वजह से फट गया था। यह सब देखकर इन्होंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है और यह सब तुरंत ही यहाँ से जाने लगते हैं। तभी बाहर खिड़की से इन्हें कार के आने की आवाज सुनाई देती है और यह देखते हैं कि एक कार इसी घर की तरफ आ रही थी। ये चारों घर के पीछे रास्ते से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन पीछे रास्ता बंद था, इसलिए यह घर के बाहर नहीं जा पाते। यह खूनी घर के अंदर आता है और फैंस इनकी लाश को जमीन पर फेंक देता है। यह चारों भी छुपकर यहीं सब देख रहे थे। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन आदमखोर थे, जो कि फैंस इनकी लाश को उठाकर एक टेबल पर पटक देते हैं और फिर अपने औजार निकालकर इसे काटना शुरू कर देते हैं। एक खौफनाक मंजर देखकर जैसे ही काफिर डर जाती है और वह चीखने लगती है, लेकिन साख्ती से शांत करने के लिए इसके मुंह पर हाथ रख देता है। इस लाश को खाने के बाद ये तीनों आदमखोर आराम से गहरी नींद में सो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर यह सब दबे पांव यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन इनकी हलचल से आदमखोर की आंख खुल जाती है और वह इन्हें देख लेता है। इससे पहले कि वो इन्हें मारता, यह सब घर से बाहर भाग जाते हैं और जंगल की तरफ जाने लगते हैं। अब आदमखोर भी इन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए थे, लेकिन क्रिस देखता है कि इनकी कार खाली है, इसलिए ये इनकी कार चुराने का प्लान बनाते हैं और इनका ध्यान भटकाने के लिए खुद इनके सामने आ जाता है। लेकिन एक आदमखोर इसको शूट कर देता है और गोली सीधी इसके पैर में जाकर लगती है। क्रिस के तीन साथी भी यह देख रहे थे। इनमें से एक शाक्त जंगल में भागने लगता है, लेकिन फिर इस खाली ट्रक को देखकर इसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देता है और तीर सीधा इसके दिल में आकर आर पार हो जाता है। इधर ये तीनों ट्रक लेकर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर पर इनका ये ट्रक भी इनका साथ छोड़ देता है और फिर कीचड़ में फंस जाता है। यह देखकर तीनों इस ट्रक को यहीं छोड़कर खुद आगे बढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते शाम हो गई थी। अब आदमखोर इन तीनों को अपना शिकार बनाने की फिराक में थे। थोड़ी दूर चलने पर यह लोग काफी थक जाते हैं, इसलिए कुछ देर आराम करने के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। तभी क्लरी उन्हें ऊपर की तरफ इशारा करती है और जब यह देखते हैं तो वहाँ एक वॉच टावर था, जिसे देखकर ये तीनों काफी खुश हो जाते हैं और इस पर चढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पहुँचने के बाद इन्हें यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। तभी जैसे ही नजर फर्स्ट एड बॉक्स पर पड़ती है तो जिसकी मदद से वो क्रिस को ट्रीटमेंट देते हैं। इधर कर्ली को एक रेडियो मिलता है, जिसे वह ऑन करने की कोशिश करती है और हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इस बीच क्रिस को नीचे से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और यह देखता है कि 3 आदमखोर नीचे हैं और फिर वह इस टावर पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इन्हें रोकने के लिए यह लोग यहाँ पड़े सामान को मेन डोर पर लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद यह आदमखोर यहाँ से चले जाते हैं। कर्ली फिर से रेडियो से मदद
मांगती है, पर तभी भी है आदमखोर रेडियो के वायर को तोड़ देते हैं और इस टावर को भी आग लगा देते हैं। आग को देखकर करली इस टावर को तोड़ डालती है और यहाँ सभी यहाँ से कूद कर अपनी जान बचा सके। एक एक करके यह तीनों पेड़ पर कूद जाते हैं और यह तीनों आदमखोर भी इनको पेड़ पर कूदता हुआ देख लेते हैं, इसलिए इन्हें पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ने के दौरान एक नरबख्शी करली के पास आ जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से करली के मुंह पर वार कर उसे मुंह के 2 टुकड़े कर देता है और करली भी मारी जाती है। क्रिस को इस मुश्किल वक्त में एक पुलिस की गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे हेल्प लेने के लिए वह उनकी तरफ दौड़ लगाता है और आगे जाकर कार को रोक लेता है, लेकिन इससे पहले कि क्रिस उसे कुछ बता पाता, एक आदमखोर इस पुलिस वाले की आंख में तीर मार देता है और फिर क्रिस की तरफ बढ़ने लगता है। आदमखोर को आता हुआ देखकर क्रिस कार के नीचे छिप जाता है। यह आदमखोर भी बड़ा शातिर था। यह क्रिस को कार के नीचे देखने लगता है, पर वहाँ इसे क्रिस नजर नहीं आता। यह चारों तरफ देखता है, लेकिन इसे क्रिस कहीं नहीं मिलता और फिर यह अपने घर चला जाता है। यहाँ इन आदमखोरों ने जैसी को बांध रखा था। जैसे ही यह मारने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही क्रिस दरवाजा तोड़कर कार से यहाँ अंदर आ जाता है और कार से एक आदमखोर का काम तमाम कर देता है। वहीं दूसरा आदमखोर भी एक नुकीले तीर से मारा जाता है। अब जैसे ही क्रिस जसी की रस्सी खोल के आगे बढ़ता है, वैसे ही यहाँ पर एक आदमखोर इस पर हमला कर देता है। क्रिस को मरता हुआ देखकर जसी पास में रखे तीरों को उठाती है और इस आदमखोर को भी अलविदा कर देती है और फिर यह दोनों इस घर से बाहर आ जाते हैं। बाहर निकलकर क्रिस की नज़र पुलिस की गाड़ी पर पड़ती है, जिसके फ्यूल इंजन पर क्रिस शूट करता है और एक जोरदार धमाका होता है और यह घर भी ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद यह दोनों गाड़ी से उसी कच्चे रास्ते पर निकल जाते हैं और गैस स्टेशन पर पहुंचते ही गैस स्टेशन का मालिक इन्हें देखकर दरवाज़ा बंद कर अंदर चला जाता है। क्रिस यहाँ पर लगे मैप को उतारता है और यहाँ से चला जाता है और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।